तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपका जो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों का। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू को देखेंगे तो मायोपिया क्या होता है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है आपका, मायोपिया क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी कानों का दोष, या ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार का स्वर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्या कह रहा है कि इंडिया हाउस स्थित है कहाँ पर। तो इंडिया हाउस आपका स्थित है कहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, लंदन में। ठीक है दोस्तों, इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, तो ये आप लोग भी जान लीजिए। इसके क्या ये थे, क्या श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी, वो भी कहाँ पर, लंदन में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जापान की संसद का नाम क्या है। जापान की संसद का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है मजलिस, ऑप्शन नंबर बी स्टोटिंग्स, ऑप्शन नंबर सी डायट, और ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, डायट। तो जापान की संसद का क्या नाम है दोस्तों, तो डायट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो 5 में यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली। तो भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे वारेन हेस्टिंग, बी में लॉर्ड हेस्टिंग, सी में लॉर्ड डलहौजी, और डी में आपका विलियम पेंटिंग। तो इसका करेक्ट जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। वो भी कब, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में इसका संचालन हुआ था। वो भी कहाँ से, तो मुंबई से लेकर कहाँ तक, थाड़े तक। मुंबई से लेकर कहाँ तक, थाड़े तक। और कुल 34 किलोमीटर तक यह ट्रेन चलाई गई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े के बीच कुल 34 किलोमीटर की दूरी पहली रेलगाड़ी तय की थी। और चलाया कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है एंडीज, ऑप्शन नंबर बी एवरेस्ट हिमालय, ऑप्शन नंबर सी आल्पस, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, हिमालय। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पूछा गया है या ऊंची। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 8,848.8 क्या है, मीटर है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। इसकी ऊंचाई 0.8 मीटर क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, अगर एडवांस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन नंबर में दिया गया कि इंडीज पर्वतमाला ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यह स्थित है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया, यहाँ पर क्या दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं अकबर, बी हुमायूं, सी आपका शाहजहां और डी आपका जहांगीर। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कौन,
अकबर। तो अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों जजिया कर की, तो जजिया कर सबसे पहले लागू करने वाला कौन था? तो सबसे पहले भारत में लागू करने वाला जजिया कर कौन था? तो जो यहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आया था, और उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम बताते हैं कुछ। तो किसी ने उत्तर बताया, ठीक है हम बताते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा क्या होगा? सबसे पहले भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले अगर जजिया कर की शुरुआत की बात की जाए दोस्तों, ये कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत की गई थी। और ब्राह्मणों पर, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? ये ब्राह्मण का है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने यह सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। उसके बाद अकबर जब आता है तो अकबर जो है क्या करते हैं, ये जजिया कर को पुनः समाप्त कर देते हैं। उसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब, कब? कौन जी? औरंगजेब इसको क्या करता है? जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। कब? 1679 ईस्वी में जजिया कर को ये पुनः लागू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए एडवांस बता दिए, आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न कहीं न कहीं आपका पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया कर्नल अल्काट, एनी बेसेंट, विलियम बैंटिंग और राजा राम मोहन राय। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी, कौन सा? एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया आपका दोस्तों कौन सा? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में देखा जाए तो भारतीय में अंतरराष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो पूछ रहा है भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व का मुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? कांदला बंदरगाह। और करंट में अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो दूध की शुद्धता माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, कौन सा? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। दूध से रिलेटेड हम आप लोगों को एडवांस क्वेश्चन बता दें दोस्तों, दूध का जो उत्पादन होता है वृद्धि के लिए, उसके लिए क्या चलाता है ऑपरेशन? तो ऑपरेशन फ्लड, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध की उत्पादन को बढ़ाने से। और एक आता है आपका श्वेत क्रांत आपका किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांत भी आपका किससे संबंधित है? दूध से ही रिलेटेड है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकदार है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को चमकदार ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, शाम का तारा, भोर का तारा, सुंदरता की देवी, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों? शुक्र ग्रह। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 12, कितना हुआ था यहाँ पर? 12 हो गया था आपका दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 पर। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख ही रहा है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में किया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते थे? तो भारत के विभाजन समय जो योजना चली थी इसको हम लोग क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा? माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन के तहत माउंटबेटन योजना इसको बनाया गया था। इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों का क्लियर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो जरूर कमेंट पे आप लोग कमेंट करिएगा। अगर किसी प्रश्न में आप लोगों को डाउट हो, अगर हाँ हमारे यह सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा जरूर दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि सब्सक्राइब की संख्या कम है, देखने वाली संख्या ज़्यादा हो रही है दोस्तों। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों को आने वाले एग्जाम में इसका फ़ायदा 100% मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो विधवा पुनर्विवाह पर जोर सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। और इस पर और कौन सबसे पहले जोर दिया था? तो 1856 ईस्वी में आप लोग ध्यान रखिएगा। धारा किसके तहत? धारा 15 के तहत। धारा 15 के तहत कब? 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ देख सकते हैं दिया गया आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं स्वतंत्र फील करे तो वो जो है इसके लिए आपका कौन सा यहाँ पर रीट जारी किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन होगा कौन सा? हैबियस कार्पस। ठीक है दोस्तों, हैबियस कार्पस। जैसे आप लोगों को पता होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों क्या करते हैं? 5 प्रकार के रीट निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा हम जैसे लोगों को अदालत में, कोर्ट में क्या मिलता है? न्याय मिलता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हम लोग क्या करते हैं? हैबियस कार्पस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं क्या दिया? कैल्शियम की कमी, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? तो कैल्शियम की वृद्धि में सबसे ज़्यादा सहायक क्या होता है? आपका हड्डी। तो कैल्शियम की वृद्धि से हड्डियाँ क्या होती है? हमारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं गोदावरी दिया है, बी में आपका कृष्णा नदी, सी में आपका ताप्ती और डी में आपका क्या दिया है? महानदी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा? आपका ताप्ती नदी। तो ठीक है, इसके लिए और भी हम लोग देख सकते हैं। तो ताप्ती नदी हो गया और आपका क्या हो गया? नर्मदा नदी, माही नदी, उसके बाद आपका साबरमती नदी और एक आपका कौन सा? सिंधु नदी। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी और सिंधु, ये प्रमुख 5 नदियाँ दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ये अरब सागर में जाकर गिरती है। अगर बाई चांस आपका उत्तर अरब सागर विकल्प में नहीं मिल रहा है तो 100% आपका खंभात की खाड़ी ऑप्शन में मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? खंभात की खाड़ी। तो हम लोग उत्तर कौन सा तब सही करेंगे? खंभात की खाड़ी। अगर नहीं है तो अरब सागर सही करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा अरब सागर में गिरने वाले 5 प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं वो सब कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 19। तो 19 पर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला? निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो किसकी कमी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है फाइब्रिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा हिपैरिन और चौथा दिया है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? हिपैरिन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है, इसकी कमी से रक्त का थक्का शरीर में नहीं जमता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा है 20 में, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना?
तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा नेता था जो कौन था? उदारवादी नेता नहीं था। पहला ऑप्शन दिया गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा दिया मदन मोहन मालवीय, तीसरा दिया दादा भाई नौरोजी और चौथा दिया है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर देखेंगे क्या कह रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसको हम लोग क्या कहते थे? धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे। ये कहाँ पर दिए थे सबसे पहले दोस्तों? तो इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। अगर आपका विकल्प में सारनाथ नहीं मिल रहा है तो आपका उत्तर क्या होगा? ये भी ध्यान रखिएगा, ऋषि पटनम। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऋषि पटनम या फिर आपका सारनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, शेरशाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? सासाराम। बहुत आसान तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। सा से शेरशाह सूरी और सा से सासाराम, सा से याद कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो हाँ क्वेश्चन नंबर आपका हाँ कौन सा है? 24 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? वैदिक काल में ग्राम समूहों को क्या कहा जाता? ऑप्शन नंबर ए ग्राम, ऑप्शन नंबर बी जन, ऑप्शन नंबर सी विष और ऑप्शन नंबर डी सभा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या कहा जाता था? उसको विष कहा जाता था और इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत की यात्रा किया था? तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है समुद्रगुप्त। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट उत्तर क्या होगा। हम भी देखते हैं आप लोगों को कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। इसका उत्तर जो करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी कौन सा? हर्षवर्धन। इसका भी दोस्तों यहाँ पर ट्रिक है क्या? ह से आपका हेनसांग और ह से आपका हर्षवर्धन। तो हेनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला 26, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले किसकी स्थापना यहाँ पर 1905 ईस्वी में की थी? इसका उत्तर नंबर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये क्या होगा? सर्वेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। ये कब बनी थी अध्यक्ष? तो 1917 ईस्वी में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया होता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जैसे ही आपका भारतीय नाम लेता तो हो जाता आपका क्या? सरोजनी नायडू। इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये कब बनी थी? 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? तो एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया एड्स, दूसरा दिया कालाजार, तीसरा दिया कैंसर, चौथा दिया मधुमेह। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एड्स। ठीक है, इसको भी याद करने का बहुत ही सटीक तरीका है। ए से एलिसा, ए से आपका एड्स। ये ट्रिक अच्छा है ना दोस्तों, इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। ए से एलिसा, ए से एड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पर। तो 29 क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया है दिन, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसको रखा है। ये दिन और रात बनने का कारण क्या है? तो दिन और रात बनने का कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी का अपने ध्रुव पर घूमना,
दूसरा दिया पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इससे तो आपका साल बदलता है। पृथ्वी की सूर्य से निकटता, पृथ्वी के दूर से गहराई, इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका कौन सा है, ए। पृथ्वी के अपने ध्रुव पर घूमना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखना, इसको कहते हैं घूर्णन गति, या फिर एक नाम और इसका है, उसको कहते हैं हम लोग दैनिक गति। तो दैनिक गति, ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिए, घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पर आपका दिख रहा है क्या, रडार यंत्र किस काम में आता है। तो रडार यंत्र किस काम में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही हो जाएगा। क्या, जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया इथोपिया, बी दिया श्रीलंका, सी आपका इंडिया और मतलब भारत, और डी आपका दिया ब्राजील। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो आपका ब्राजील हो जाएगा। और ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो फजेंडा कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिए, क्या कहते हैं बागों को, फजेंडा कहते हैं। ठीक। और भारत में अगर कॉफी के उत्पादन की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में। इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी का से काफ़ी और का से आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक। इस तरीके से आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 की बात किया जाए तो 32 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको किसको अपना रक्त दे सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख सकते हैं, दिया क्या, वो क्या कर सकता है, अपने साथी को, अर्थात जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो ए को दे सकता है, और किसको दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 33। इसकी स्थापना आरबीआई की कब हुई थी, आरबीआई। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए करेक्ट उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट उत्तर इसका है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 34। तो घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो घासीराम पुस्तक इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी, विमल मित्र। ठीक है दोस्तों, तो विमल मित्र इसके पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कौन उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 35 तक हो गया है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 36 पर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्रेट मिशन क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा मिलता रहेगा, रेगुलर के रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से यूपीपी आरवीएफ की तैयारी करिए। आरवीएफ का जितने भी लोग फॉर्म नहीं डालें वो लोग फॉर्म डाल दीजिए। शायद 14 मई तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, उसमें भी आप लोगों का ये सब क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो 36 की बात की जाए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और काया पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो पृथ्वीराज रासों की रचना कौन किया था, चंद बरदाई ने। ठीक है दोस्तों, तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी, वो भी कब। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा
99 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में। इसका उत्तर सही हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, सिख खालसा पंथ की स्थापना किया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 पर। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था कब। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच। यही आपका क्या पूछ रहा है, सन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन, 1556 ईस्वी में। तो पानीपत का आप लोगों को जैसे पता होगा 3 प्रमुख युद्ध है। पहला युद्ध आपका लड़ा गया था कब, 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध आपका किसके बीच लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच, 1556 ईस्वी में। तीसरा आपका लड़ा गया था कब, 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो आप लोग याद रखिएगा 3 प्रमुख पानीपत के युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाता स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आपका उत्तर होता सच्चिदानंद, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर तब होता डी, सी राजगोपालाचारी। लेकिन तब होता जब यहाँ पर क्या लिखता, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ भारतीय लिखा नहीं है, इसलिए आपका उत्तर का हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 40। तो 40 की बात करें, यहाँ पर दिया गया है दयानंद के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका दिया है, देखिए 1764 ईस्वी में। ये क्या है आपका, बक्सर। ये है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। यहाँ पर देख सकते हैं 1761 में क्या था, पानीपत का कौन सा तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ पर कितना है, 1576 में। 1576 में आपका लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इसको भी आप लोग चारों ऑप्शन को जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 42। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो अष्टप्रधान का क्या अर्थ था। ठीक है दोस्तों, तो अष्टप्रधान का अर्थ क्या था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे, तो ये शिवाजी के दरबार में रहते थे। उनके जो है मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसके, तो वीर शिवाजी के। ठीक है, तो चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासकिया कौन थी। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, कौन, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। तो पूरी दिल्ली सल्तनत पर अगर देखा जाए तो मात्र एक महिला शासकिया, वो कौन थी, रजिया सुल्तान। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। 44 यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, दोस्तों चलिए क्वेश्चन आ गया आपका 44 कह रहा है क्या, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपको, 1976 ईस्वी में। और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को किस में जोड़ा गया था, 51A में। 51 का में आपका जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक आपका लगभग 99% तो काम ही करेगा। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन आपका जब भी पूछा जाए तो इससे हमेशा कुछ न कुछ जोड़ा ही गया है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर किसका 44वां 40वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1978 ईस्वी में। इसके द्वारा ज़्यादातर क्या किया गया, अनुच्छेद को हटाया गया। ठीक है, और आप लोग यहाँ ट्रिक देख सकते हैं, 42(2)44 और 76(2)78 आप लोग इस तरीके से संशोधन और सन दोनों याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात किया जाए 45 पर। तो 45 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 45, कोरियन पुरस्कार दिया जाता है किसमें। ठीक है, तो कोरियन पुरस्कार दिया जाता है किसमें,
आप लोग इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हट गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है किसका, डेयरी विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, इसका दिया गया डेयरी विज्ञान। अगला 46 क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इनसे प्रश्न एक और आपका दोस्तों बनता है कि अमार सुनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। ये प्रश्न ज़्यादातर इस तरीके से पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, तो हो जाएगा आपका कौन सा, बांग्लादेश। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, तो चलते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 47, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चांदी का सिक्का सबसे पहले कौन जारी किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ये गुप्त वंश के सबसे बेस्ट शासक थे, ये भी जान लीजिए, इसलिए इनको जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, और ये चांदी का सिक्का चलाने वाले पहले शासक थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 47 हो गया आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं 48 की बात करें तो नील नदी की देन किसे कहते हैं, तो नील नदी की देन किसको कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, मिस्र को। ठीक है, मिस्र की राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो क्या है आपका, काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र किस महाद्वीप का देश है, तो ये पड़ता है आपका अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, अब मिस्र पे क्या करें, यहाँ पर देखेंगे आप लोग दोस्तों ध्यान से, तो नील नदी पर अस्वान बांध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। अस्वान बांध और नासिर झील। ठीक है दोस्तों, नील नदी पर अस्वान बांध और नासिर झील स्थित है, और ये नील नदी देन किसको कहा जाता है, तो मिस्र को। मिस्र की राजधानी है काहिरा, और मिस्र कहाँ पड़ता है आपका, तो अफ्रीका महाद्वीप में। इतना फैक्ट आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 100% ये यूपी के एग्जाम में छपेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 49, ये आपका क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। जब उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा ये गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। आप लोग सन भी याद रख सकते हैं, 1971 में ये किस पंचवर्षीय योजना पे था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1930 ईस्वी में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर देख सकते हैं दिए, नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजियों को भारत से निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। सिर्फ क्या था, नमक कानून तोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। अगर हम लोग दांडी यात्रा की बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च कब, 1930 ईस्वी को ये शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये महात्मा गांधी जी क्या किए, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचकर नमक कर का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो, ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को 50 करवाएं, अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये मेहनत हम सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और 100% आप लोगों को सफलता आरपीएफ कांस्टेबल का हो चाहे यूपी एग्जाम को 100% इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों को मिलेगा। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी अपना इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें, और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।